आज का जो हमारा टॉपिक है लिख रखा है मैंने, लिख ही रहा है आपको, जीव और समष्टियाँ। अब जीव में कौन आएगा? जीव मतलब क्या? हम मनुष्य के सभी आएंगे, सभी प्रकृति के अंदर जितने भी जीवधारी हैं, लिविंग थिंग्स हैं, वो सभी इसमें आएंगे, जीव में। अब दूसरा शब्द लिखा है मैंने, समष्टियाँ। अब समष्टि शब्द से आप क्या समझते हो? समष्टि शब्द समझने से पहले ये लिखा मैंने जाति। ये क्या होता है? जाति से हम क्या समझते हैं? हम जाति बोलेंगे तभी तो समष्टि पे आएंगे। जाति मतलब है ऐसे जीवों का समूह, ऐसे जीवों का समूह। ये इधर ही लगती है सारी, इसी। हाँ। ये वाली तो कौन सी? बी है। सी। ऐसे जीवों का समूह जिनके बीच में क्या हो सकता है? रिप्रोडक्शन हो सकता है, वो ही क्या कहलाता है? जाति। ऐसे जीवों का समूह जिनके बीच में जनन की प्रक्रिया हो सकती है, वो कहलाती है जाति। अब समष्टि का मतलब, जैसे फॉर एग्जाम्पल, अब हमारा ये जो शहर है, इसकी समष्टि की बात करें हम, मानव समष्टि, तो क्या आ जाए? सिर्फ समष्टि मतलब एक ही जाति के जीवों का समूह। अब हम मानव समष्टि की बात करें तो उसमें हम किसको गिनेंगे? सिर्फ मनुष्यों को। ऐसा नहीं कि यहाँ पे जानवर नहीं है। जैसे अपन स्कूल की बात करें तो स्कूल में कौन कौन है? एक तो हम हैं, सारे टीचर्स, स्टूडेंट, काम करने वाले सभी, ह्यूमन बीइंग, मानव। अब ऐसा तो है नहीं कि अपने स्कूल में चिड़िया नहीं है, गाय नहीं है, कुत्ता नहीं है, सभी है, वो भी है। लेकिन सभी गायों का समूह, वो गाय की समष्टि, सभी कुत्तों का समूह, कुत्तों की समष्टि, यानी एक ही जाति, एक ही जैसे जीवों का समूह जिनके बीच में रिप्रोडक्शन हो सकता है, वो क्या कहलाती है? समष्टि। ठीक है। अब समुदाय में क्या हो जाएगा? अलग अलग जातियों का समूह। अभी जो मैंने बोला कि हमारे स्कूल के अंदर अलग अलग तरह की समष्टियाँ हैं, अलग अलग तरह के जीवों का समूह है, तो अलग अलग प्रकार के जाति के जीवों का समूह या समष्टि के जीवों का समूह, यही क्या कहलाता है? समुदाय। जाति मतलब एक ही प्रकार के जीव, अब जिनके बीच में रिप्रोडक्शन हो सकता है। समष्टि मतलब अलग अलग प्रकार की जाति के जीवों का समूह, वो क्या एक ही प्रकार की समष्टियाँ बहुत तरह की हो सकती है एक ही स्थान पर, लेकिन एक ही जाति के जीवों का समूह, वो क्या कहलाएगा? समष्टि। और विभिन्न जाति के जीवों का समूह जो किसी क्षेत्र विशेष में पाया जाता है, वो क्या कहलाता है? समुदाय। क्षेत्र विशेष में समष्टि भी रह सकती है, क्षेत्र विशेष में समुदाय भी रह सकता है। अब अपन हमारे शहर के समुदाय की बात करें तो कौन कौन आ जाएगा? सारे ह्यूमन बीइंग आ जाएंगे, सारी गाय आ जाएगी, सारी बकरियां, सारे कुत्ते, या जो भी तरह के पक्षी है, सभी का अपना अपना समूह है। तो वो सारे समूह, वो सारी समष्टियाँ मिलकर वही क्या बनाती है? समुदाय। ठीक है। अब ये जो 3 चीज़ें लिखी है मैंने, ये ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसे सबसे पहला लिखा मैंने इकोलॉजी, या हिंदी में कहते हैं इसको पारिस्थितिकी। अब इसका सबसे पहले उपयोग किसने किया था? तो याद रखना है आपको, 1868 में, 1868 में किसने किया था? किसने? हीकल ने इसको सबसे पहले परिभाषित किया था। और इस शब्द का उपयोग
सबसे पहले यहाँ पर नहीं लिखा है क्या मैंने, रीटर लिखना भूल गई। रीटर ने सर्वप्रथम इसका उपयोग किया था इस पारिस्थितिकी इकोलॉजी के बारे में जो अध्ययन है, ये किसने किया था? रीटर ने। कब? 1868 में। लेकिन इसको ये शब्द किसने दिया या इसको जो परिभाषित है ये किसने किया? 1968 में ईकर ने इसको परिभाषित किया। ठीक है। फिर इसके बाद अगला लिखा मैंने इकोसिस्टम, या हिंदी में कहते हैं इसको पारिस्थितिक तंत्र। इस पारिस्थितिक तंत्र का उपयोग सबसे पहले इस टर्म का उपयोग 1935 में सर्वप्रथम किसने किया था? एजे टेंसलेरे। यानी पारिस्थितिकी शब्द का उपयोग किसने किया? रीटर ने। पारिस्थितिकी को परिभाषित किसने किया? ईकर ने। और पारिस्थितिक तंत्र का उपयोग, शब्द का उपयोग सर्वप्रथम किसने किया? एजे टेंसलेरे। यहाँ थोड़ा कंफ्यूज होते हैं क्योंकि तीनों लगभग एक जैसे हैं। ठीक है। अब इनकी परिभाषाएं। अब पारिस्थितिकी यानी कोई भी जीव है, उस जीव का कार्बनिक और अकार्बनिक पर्यावरण, कार्बनिक और अकार्बनिक वातावरण के पारस्परिक संबंधों का जो अध्ययन है वो क्या कहलाता है? इकोलॉजी या पारिस्थितिकी। यानी जैसे कोई जीव जहाँ रहता है, जैसे जलीय जीव है तो उसको स्थल से क्या मतलब? तो जो जीव जहाँ रहता है उसका आसपास का वातावरण वो क्या कहलाएगा? पारिस्थितिकी। जबकि तंत्र में क्या आ जाएगा? अब यहाँ जीव से मतलब नहीं है, जीव और उसके चारों ओर पाए जाने वाले जैविक और अजैविक घटक वो सभी मिलकर जो बड़ा सिस्टम बनाएंगे वो क्या कहलाएगा? पारिस्थितिक तंत्र। इसमें पूरा जीव मंडल आएगा। और यहाँ पर क्या आएगा? जीव, जैसे मैं हूँ, मैं जहाँ आसपास जहाँ रहती हूँ मुझे सिर्फ उन चीज़ों से ही मतलब है। तो जीव और उसका पर्यावरण, कार्बनिक और अकार्बनिक, वो क्या कहलाएगा? पारिस्थितिकी। लेकिन किसी स्थान पर जीव के जैविक और अजैविक घटक, हम प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से हर घटक के ऊपर डिपेंड है इसे, तो वो संपूर्ण सिस्टम, पूरा सिस्टम किसी जीव का उसके पर्यावरण के जैविक और अजैविक घटकों के साथ संबंधों का अध्ययन वो क्या कहलाता है? पारिस्थितिक तंत्र। क्लियर है दोनों टर्म? इसके बाद आते हैं हम आगे। अब पारिस्थितिकी कितनी तरह की होती है? देखो, आप खुद ही इनकी डेफिनेशन लिख दोगे। पादप पारिस्थितिकी। अब हमको यहाँ चलना है। अब पादप पारिस्थितिकी में क्या हो जाएगा? पौधा कहाँ पाया जाएगा? जिस भी स्थान में पाया जाएगा, चाहे जंगल में पाया जाएगा, चाहे किसी गार्डन में पाया जाएगा। यानी कोई भी पादप और उसके आसपास पाए जाने वाले अन्य पौधों के पारस्परिक संबंधों का जो अध्ययन है वो क्या कहलाएगा? पादप पारिस्थितिकी। ठीक है। इसके बाद देखो जंतु पारिस्थितिकी। अब मैंने यहाँ तंत्र शब्द नहीं लगाया है। अब जंतु पारिस्थितिकी में ये दो, सबसे पहले तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी कि जीवों का अन्य जीवों के साथ संबंधों का अध्ययन जहाँ वो पाया जाता है वो क्या कहलाएगा? जंतु पारिस्थितिकी। लेकिन ये भी दो तरह का होगा। देखो आप, एक लिखा मैंने स्व पारिस्थितिकी और एक लिखा धन पारिस्थितिकी या सेनिकोलॉजी। ये शब्द ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। सेनिकोलॉजी जो वन वर्ड आता है, एक शब्द में उत्तर दीजिए, वहाँ अक्सर पूछा जाता है। अब यहाँ देखो लिखा हुआ है व्यक्तिगत और समुदाय। यानी किसी स्थान पर, जैसे सिर्फ हम किसी एक विशेष शहर जहाँ पाया जाता है उसके आसपास वाले जीवों और वो जिन जिन चीज़ों पर डिपेंड है उनके आपसी संबंधों का अध्ययन जो करेगा। इंडिविजुअल जीव की बात हो रही है यहाँ पर। एक जीव और उसके कार्बनिक और अकार्बनिक घटक वो सब मिलकर क्या कहलाएंगे? सपारिस्थितिकी। यानी व्यक्तिगत अध्ययन किया जाएगा किसी भी जीव का या किसी भी समष्टि का, जाति के जीवों का। अब अगला देखो
समपारिस्थितिकी, यानी किसी क्षेत्र विशेष में जितनी भी समष्टियाँ पाई जाती है उन समष्टियों के आपसी और उनके पर्यावरण के संबंधों का अध्ययन, वो क्या कहलाएगा? सेनिकोलॉजी। यहाँ पर व्यक्तिगत बात हो रही है और यहाँ पर विभिन्न समष्टियाँ, और विभिन्न समष्टियाँ मतलब हम क्या टर्म यूज़ कर सकते? समुदाय। विभिन्न समुदायों के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करने वाली शाखा वो कहलाती है सेनिकोलॉजी। क्लियर है? इसके बाद आया अगला समष्टि। अब किसी क्षेत्र विशेष में पाए जाने वाले एक ही जाति के जीवों के आपसी संबंधों का अध्ययन। अब ऐसा नहीं कि एक जगह पर एक ही तरह के जीव बहुत तरह के पाए जाएंगे, यहाँ हमने देख रही है, लेकिन अब हमको सिर्फ एक ही चीज़ का अध्ययन करना है। मान लो हम गायों के ऊपर अध्ययन कर रहे हैं, मुर्गियों के ऊपर कर रहे हैं, भेड़ के ऊपर कर रहे हैं, तब हम सबको नहीं देखेंगे, एक ही जाति विशेष देखेंगे, और एक ही जाति विशेष के जीवों का समूह क्या कहलाता है? समष्टि। तो इन एक ही जाति विशेष के जीवों का आपसी संबंधों और पर्यावरण का जो रिलेशन है, अध्ययन है, वो क्या कहलाएगा? समष्टि पारिस्थितिकी। इसके बाद अगला लिखा मैंने आवासीय पारिस्थितिकी। अब आवासीय, जो जीव जहाँ रहता है वो उसके अनुसार ही वहाँ अनुकूलित हो जाता है या उसमें चेंज कर लेता है पर्यावरण में। तो जो भी जीव, चाहे हम हो, जानवर हो, पेड़ पौधे हो, जंगली जीव हो, जो भी जहाँ रहता है उसके आवास और उसके पर्यावरण के बीच में क्या कोरिलेशन है, उनका अध्ययन करने वाली शाखा क्या कहलाती है? आवासीय पारिस्थितिकी। इसके बाद जीवाश्म पारिस्थितिकी। अब जीवाश्म क्या होते हैं? जीवों के अवशेष, यानी ऐसे जीव जो लाखों वर्ष पूर्व पृथ्वी पर पाए जाते थे लेकिन अब नहीं है, उनके अवशेष पाए जाते हैं। तो उस समय जैसे हम डायनासोर की बात करते हैं, ठीक है, अब हमने सिर्फ पढ़ा ही पढ़ा है, तो डायनासोर जब भी पाए जाते थे उस समय की जो क्लाइमेटिक कंडीशन जो रही होगी, जो वनस्पतियाँ रही होगी या उनके आसपास जो जीव रहे होंगे, उनका अध्ययन करने वाली शाखा, यानी ऐसे जीव जो लाखों वर्ष पूर्व पाए जाते थे उनका और उनके पर्यावरण और अन्य जीवों के आपसी संबंधों का अध्ययन करने वाली शाखा, ये क्या कहलाएगी? जीवाश्म पारिस्थितिकी। इसके बाद अगला आता है भौगोलिक पारिस्थितिकी। अब भौगोलिक वितरण भी जीवों को बहुत प्रभावित करता है रहने के लिए। अच्छा, आप सोचो, कोई भी जीव या समष्टि किस स्थान पर रहना पसंद करेगी? जैसे हम हैं, जंगल में बहुत खूब सारी ज़मीन खरीद लें, बंगला बना लें, सारी सुख सुविधाएं जुटा लें, तो हम रह लेंगे? क्यों रह लेंगे? कि कहाँ दिक्कत? ना तो कोई नज़र आएगा, ना कोई डिस्टर्ब करेगा, ना कोई परेशान करेगा। रह सकते हैं ना? नहीं रह सकते। क्यों नहीं रह सकते? क्योंकि हम अकेले मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। हम अपनी हर आवश्यकता के लिए एक दूसरे से क्या है, जैसे अब आप खाली क्लास में एक दो स्टूडेंट हो तो क्या ये हमारी क्लास बनेगी? क्या क्लास ही नहीं बनती, तुमको कहीं भी बिठा देते हैं, बिठा देंगे नहीं। तो जीवों का अस्तित्व ही कैसे है कि चाहे वो जैविक घटक हो चाहे अजैविक घटक हो, हम सभी एक दूसरे के ऊपर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से क्या कर रहे हैं? निर्भर कर रहे हैं। अब किसी स्थान पर कोई जीव, जैसे कई जने बेरोजगारी है, रोजगार की तलाश में किसी स्थान पर चले जाते हैं और वहाँ बहुत अधिक रोजगार है तो लोग वहाँ जाकर रहना पसंद करेंगे। भले यहाँ पर अपने सारे सुख सुविधाएं हैं लेकिन रोजगार का साधन ही नहीं है। तो हर तरह की पर जहाँ जैसे सब कुछ बढ़िया है लेकिन कटीले पेड़ पौधे हैं और पानी की कमी है, तो हम वहाँ रहेंगे क्या? नहीं। हम कहाँ जाएंगे? जहाँ हमारी दैनिक ज़रूरतें हैं वो बहुत आसानी से पूरी हो जाए। तो किसी भी स्थान पर, किसी भी भौगोलिक क्षेत्र में जीवों का वितरण उस भौगोलिक क्षेत्र की जलवायु के ऊपर डिपेंड करता है।
जहाँ जीवों को बहुत आसानी से खाने पीने की चीज़ें उपलब्ध होगी। सभी जीव, चाहे हम हो, जानवर हो, पक्षी हो, वो वहीं रहना चाहेंगे, फिर उस क्षेत्र विशेष को छोड़कर वो कभी नहीं जाएंगे। यानी भौगोलिक परिस्थितियाँ भी जीवों के विकिरण और वितरण को प्रभावित करती है। आपने एक शब्द सुना होगा, डार्विन की फिंचेस, 11th में या 10th में पढ़ा है हमने, लेमार्कवाद, डार्विनवाद, जैव विकास था वहाँ पर भी, तो वहाँ एक डार्विन की फिंचेस शब्द आया था। बता क्या था ये? फिंचेस मतलब वो चिड़िया की एक प्रजाति थी। जैसे एक ही चिड़िया ने एक जगह 8 बच्चे दिए, मतलब ठीक है, वो 8 भाई बहन मान लो। अब बड़े होंगे, आपको यूँ तो कह नहीं रखा कि आपको इसी दिशा में जाना है, भोजन की तलाश में सब इधर उधर जाएंगे। अब वो है एक ही माता पिता की संतान, लेकिन भोजन की तलाश में कोई इधर कोई इधर कोई इधर अलग अलग चले गए हो, कोई लौट कर आता नहीं है, ठीक है। अब जो जिस जगह गया उसके अनुसार उनकी चोंच हो गई, कहीं पर पक्षी की चोंच मुड़ी हुई रह गई, कहीं पर उनको जो ऐसा भोजन मिला जो बहुत कठोर था तो उनने उसी चोंच से खाया, तो धीरे धीरे उनकी चोंच कठोर हो गई, किसी की बहुत ज़्यादा नुकीली हो गई। आपने देखा है पक्षियों की चोंच, किसी की बहुत छोटी होती है तो किसी की बहुत लंबी नुकीली। हम हल्का सा टच कर दें तो भी क्या होता है, हमारी स्किन कट जाएगी, घाव हो जाएगा। तो भाई एक ही तो चिड़िया के बच्चे थे वो, लेकिन उनका विकिरण, उनका भौगोलिक वितरण अलग अलग क्षेत्र में हो गया और उस क्षेत्र की जलवायु के अनुसार ही उनमें क्या हो गए, परिवर्तन आ गए। फिर जब उन सभी को इकट्ठा करके देखा गया तो सभी के अंदर क्या हुआ है, वो एक ही जैसी दिखने में, लेकिन भौगोलिक परिस्थिति के अनुसार उनमें क्या आ गए, परिवर्तन आ गए। तो भौगोलिक वितरण भी जीवों के क्या करता है, समष्टि के विकास को प्रभावित करता है। इस तरीके से ये हमने पढ़ा है एक जनरल चीज़, बहुत सरल है, बस कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। और ये चीज़ें तो आपको याद होना ही चाहिए, किसने कब क्या दिया और ये टर्म सीन इकोलॉजी क्या होती है, ठीक है। कहाँ पे पहले बोलना चाहिए, हाँ, प्रदूषण पारिस्थितिकी। अब प्रदूषण क्या होता है, पर्यावरण के अंदर होने वाला अवांछित परिवर्तन जो जीवों के लिए क्या होता है, हानिकारक होता है, वो ही क्या कहलाता है, प्रदूषण। और प्रदूषण के कारण भी क्या होता है, जीवों का वितरण प्रभावित होता है, जीवों की संख्या प्रभावित होती है, तो यही क्या कहलाता है, प्रदूषण पारिस्थितिकी। यानी विभिन्न प्रदूषण के कारण जीवों के और आपसी प्रदूषक और आपसी संबंधों का जो अध्ययन है वो क्या कहलाएगा, प्रदूषण पारिस्थितिकी। अब प्रदूषक क्या होते हैं, जो प्रदूषण उत्पन्न करते हैं वो प्रदूषक कहलाते हैं। अब ये प्रदूषक भी 2 तरह के होते हैं, कौन कौन से, एक होते हैं प्राथमिक प्रदूषक और दूसरे होते हैं द्वितीयक प्रदूषक।